जरा सोचिए, एक ऐसी संस्था के बारे में जिसे आज की शक्ल लेने में 800 साल से भी ज्यादा लग गए। ये किसी पुरानी इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे पावरफुल आइडिया की कहानी है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ। आज हम ब्रिटिश संसद के इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे राजा को सलाह देने वाली एक छोटी सी काउंसिल देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली ताकत बन गई। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले, कि आखिर ये संसद है क्या, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसने पावर के लिए कैसे संघर्ष किया, राजा के साथ इसका टकराव कैसा रहा, और आखिर में ये आज इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये ब्रिटिश संसद आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो संसद यूके की वो जगह है जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, या कह लीजिए 2 चेम्बर हैं। एक हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें जनता के चुने हुए लोग बैठते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन पता है, यह हमेशा से इतनी पावरफुल नहीं थी। इसकी शुरुआत तो बहुत ही मामूली तरीके से हुई थी। इसका मुख्य काम शासन करना नहीं, बल्कि सिर्फ राजा को सलाह देना था। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत धीरे धीरे हुआ। 8वीं सदी में विटैन नाम की एक काउंसिल होती थी, जो राजा के सबसे समझदार सलाहकारों का एक ग्रुप था। फिर 1215 में मैग्ना कार्टा आया, जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर थोड़ी लगाम लगाई। लेकिन असली मोड़ आया 1295 के मॉडल पार्लियामेंट में, क्योंकि ये पहली बार था जब आम लोगों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। और फिर 14वीं सदी में वो बड़ा मोड़ आया जब संसद 2 हिस्सों में बट गई। एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें अमीर और रसूखदार लोग थे, और दूसरा था हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें आम इलाकों के प्रतिनिधि थे। यही बनावट आज भी संसद का आधार है। अब यहाँ से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब संसद सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी नहीं रही, बल्कि वो सीधे सीधे राजा से सत्ता छीनने की कोशिश करने लगी। 14वीं सदी में संसद ने एक एक करके पावर हासिल करनी शुरू की। सबसे बड़ा कदम था 1362 में टैक्स पर कंट्रोल पाना। मतलब अब राजा अपनी मर्जी से पैसा नहीं वसूल सकता था। फिर 1376 में संसद को राजा के भ्रष्ट सलाहकारों पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया। और 1399 में तो हद ही हो गई, जब संसद ने राजा रिचर्ड द्वितीय को ही गद्दी से हटा दिया। ये एक सीधी चुनौती थी। अब संसद सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि एक असली ताकत थी। सत्ता के साथ साथ ना एक और नया आइडिया जन्म ले रहा था, और वो था बोलने की आज़ादी का। 1523 में सर थॉमस मोर ने पहली बार ये तर्क दिया कि संसद के अंदर मेंबर्स को बिना डरे अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। लेकिन ये हक इतनी आसानी से नहीं मिला। जब पीटर वेंटवर्थ नाम के एक सांसद ने इस हक की मांग की, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें जेल में डाल दिया गया। इससे पता चलता है कि संसद के अधिकार उसके सदस्यों के लिए एक मुश्किल और खतरनाक लड़ाई थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं सबसे नाटकीय हिस्से में। 17वीं सदी का वो दौर जब ये तय होना था कि देश में असली बॉस कौन है, राजा या संसद। देखिए, ये लड़ाई असल में 2 अलग अलग सोच की थी। एक तरफ राजा थे जो मानते थे कि उन्हें राज करने का अधिकार सीधे भगवान से मिला है, इसलिए वो किसी को जवाब नहीं देंगे। दूसरी तरफ थी संसद, जिसका कहना था कि देश का पैसा यानी टैक्स उसकी मंजूरी के बिना खर्च नहीं हो सकता। इसी को पर्स की शक्ति या पावर ऑफ द पर्स कहते हैं, और यही संसद की असली ताकत थी। इस टकराव का नतीजा अंग्रेजी गृहयुद्ध। और इस दौरान वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। राजा के वफादार सांसदों को संसद से निकाल दिया गया, और जो बची खुची संसद थी उसी ने 1649 में राजा चार्ल्स प्रथम को मौत की सजा सुना दी और राजशाही को ही खत्म कर दिया। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ओलिवर क्रॉमवेल के शासन के बाद सरकार टिक नहीं पाई, और 1660 में राजशाही को फिर से बहाल कर दिया गया। एक पल को तो लगा जैसे सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया है। पर असली फैसला तो अभी बाकी था। जब संसद का नए राजा जेम्स द्वितीय से टकराव हुआ, तो इस बार कोई गलती नहीं हुई। 1689 में हुई गौरवशाली क्रांति, जिसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें खून खराबा लगभग नहीं हुआ, उसमें संसद ने राजा को हटा दिया और विलियम और मैरी को इस शर्त पर बुलाया कि आखिरी फैसला हमेशा संसद का ही होगा। ये संसद की निर्णायक जीत थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जीत ने उस संसद को कैसे बनाया जिसे हम आज जानते हैं।
20वीं सदी में आकर 2 बड़े कानूनों ने पावर के इस बैलेंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। 1911 और 1949 के संसद अधिनियमों ने ये साफ कर दिया कि चुना हुआ सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स हमेशा नियुक्त किए गए सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज्यादा शक्तिशाली होगा। ये चार्ट आज की हकीकत को एकदम साफ साफ दिखाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 चुने हुए सदस्य हैं, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वोटिंग अधिकार वाले लगभग 90 नियुक्त सदस्य। इससे साफ पता चलता है कि लोकतांत्रिक शक्ति असल में कहाँ है। तो आज की असल तस्वीर क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स कानून बनाता है और देश का पैसा संभालता है। वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरह से सेकंड ओपिनियन का काम करता है। वो कानूनों पर बहस करता है, उनकी जांच करता है। वो ज्यादातर कानूनों को कुछ समय के लिए टाल सकता है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। असली और आखिरी ताकत जनता द्वारा चुने गए हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ही है। राजा के सलाहकारों की एक छोटी सी सभा से लेकर एक शक्तिशाली विधायी संस्था तक का ये सफर वाकई कमाल का है। इसने हमें दिखाया है कि शक्ति कभी एक जगह नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि सदियों के इस विकास के बाद संसद की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।